वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में इरशाद अली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के एडमिट कार्ड कल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो upsc.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्जाम सेंटर को सुनिश्चित कर लीजिएगा। हमने वादा किया था कि 16 अगस्त को जब आपका एग्जाम होने जा रहा है तो आपके पास 10 दिन का समय बाकी है और इस 10 दिन में हम आपकी रैपिड फायर रिवीजन करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, जिसका पहला पार्ट आप देख रहे हैं। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में भी आज हम नियुक्तियों यानी कि अपॉइंटमेंट्स को पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट किस तरह के पढ़ने वाले हैं आज हम। देखिए, अपॉइंटमेंट पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखते चलिए। बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे आपके साथ। तो जितने भी इन आखिरी 10 दिनों में जितने भी वीडियोस आएंगे अब ज़्यादा आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो कोई भी मिस नहीं करना है। जस्ट फॉर योर रिविजन, आपके रिविजन यहाँ से होता रहेगा, बस देखते चलिए और कहानी सुनते चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक करिए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पर बदलाव होंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी बदलेंगे और वहाँ के राज्यपाल भी बदले जाएंगे। तो हम सभी राज्यों के राज्यपालों को और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाने वाला है इस बार। इन सब को डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। जितनी भी भारत की संस्थाएं हैं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की हैं, उनके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और वेरियस इंडेक्सेस में भारत की रैंकिंग को एक साथ हमने कंबाइन किया है, पहले ही हम डिटेल में करवा चुके हैं, उन सबको यहाँ पर अब रिवाइज करवाएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये वादा है आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं या कितनी यूटीज हैं भारत के अंदर इस वक्त। तो भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये अपडेटेड है। अब कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य हुआ करता था जब 370 नहीं हटाया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, जिसमें एक यूटी का नाम है जम्मू कश्मीर, दूसरी यूटी का नाम है लद्दाख। तो नंबर 1 यूटी हो गई हमारे पास जम्मू कश्मीर, दूसरी यूटी हो गई लद्दाख, तीसरी हो गई दिल्ली और चौथी हो गई पौंडीचेरी। 5वीं यूनियन टेरिटरी आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड है और छठी है चंडीगढ़, 7वीं है दादर नगर हवेली और एवं दमन एंड दीव। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ गांठ बांध लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। दादर नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी थी पहले और दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी थी पहले, लेकिन अभी इनको हाल फिलहाल में ही 2020 में ही इनको मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जी हाँ, दादर नगर हवेली एवं यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड अब एक ही यूनियन टेरिटरी है। और 8वीं यूटी होगी आपके पास लक्षद्वीप। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी आपके सामने हैं। अब इन यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं भारत के, उनके जो प्रशासन होते हैं या तो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालते हैं यानी उपराज्यपाल संभालते हैं, या उनके प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स को वहाँ पर रखा जाता है। अब बात करेंगे पहले जम्मू कश्मीर की। तो अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन में कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू या जीसी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आज इनका इस्तीफा हो गया है और इनकी जगह नए जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाने की बात की गई, किसको, मनोज सिन्हा को। ये नाम भी आप याद रखिएगा, मनोज सिन्हा अब जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इसको मार्क कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पहले फ्रेम किया गया होगा तो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन में ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर ये तो आज का करंट अफेयर है, क्योंकि मनोज सिन्हा अब जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना इस्तीफा दे दिया है, इनकी जगह मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर का। लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इसके उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर। इन नई उपराज्यपालों की नियुक्तियों को जरूर याद रखेंगे। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली में जो उपराज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल हैं। देखिए इनको जरूर से जरूर याद रखना, फोकस आप जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। पौंडीचेरी की उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, किरण बेदी हैं। अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह की देवेंद्र कुमार जोशी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के। और चंडीगढ़ में देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। वीपी सिंह बदनौर
चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव इनके प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं। और लक्षद्वीप के कौन है? दिनेश्वर शर्मा। तो ये आपको एज इट इज़ फॉलो करना है इनको, ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको दो चीज़ों में, अब देखिए बाकी सबके राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली के होते हैं और किसके होते हैं साथ में? पौंडीचेरी के। तो वी नारायण सामी ये जो है पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं, इन पर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं राज्यों को, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री में आपको क्या क्या याद रखना है। अगर पहले हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल अभी हैं कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर डाक हुए हैं उनको ज़रूर आपको बता दिया जाएगा इनको कौन कौन से आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए गोवा के कौन है राज्यपाल? सत्यपाल मलिक हैं और इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। आपको राज्यों में जो याद रखना है वो रखेंगे आप जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर के राज्य जो होंगे, पूर्वी राज्य भारत के, आप 7 सिस्टर कह लीजिए उनको, उनके आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको बता दिया जा रहा है कि कौन कौन से आपको फोकस करने हैं। बाकी सब आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। हेमंत सोरेन जो है ये मुख्यमंत्री किसके हैं? हिमाचल प्रदेश के। बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। अब यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेघालय में जो है राज्यपाल कौन है? तथागत रॉय और कॉनरॉड कांगलंग संगमा ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र को मार्क कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। झारखंड के भी याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू और यहाँ पर BS येदियुरप्पा इसके मुख्यमंत्री हैं। पास करेंगे हम मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश को भी मार्क कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश को क्यों मार्क करना है? यहाँ के मुख्यमंत्री क्योंकि सरकार चेंज हुई है, तख्ता पलट हुआ, तो शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान मुख्यमंत्री और लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल। लालजी टंडन राज्यपाल पहले थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें इनकी जगह पर एडिशनल भार दिया गया है किसको? आनंदीबेन पटेल को। याद रखिए आनंदीबेन पटेल। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें बताना है आपको एक तो यही है मध्य प्रदेश। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इन्हीं को एडिशनल भार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त भार इनको दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये फ्रेम किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों के राज्यपाल कौन है इस वक्त? आनंदीबेन पटेल हैं। तो अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश का भी दिया गया किसको? लालजी टंडन नहीं है, अब कौन है? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। सिक्किम में देखिए यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद और प्रेम सिंह तमांग ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेट है आपका, बिल्कुल सारा का सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। एक एक क्रॉस वेरीफाई किया गया है, एक एक पद को, एक एक पोस्ट को यहाँ पर। तो ये आप अपने पास रखिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इनकी आप राजधानी आप पहले से जानते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पूर्वोत्तर की राज्य हैं उनकी राजधानियों को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं उनके हेड, उनके पदाधिकारियों को हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी वर्तमान में कौन है? देखिए कुछ तो आप पहले से ही जानते हैं, कुछ आपको जनरल लगेंगे जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बहुत सारे पढ़े हुए भी हैं, लेकिन यहाँ इन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को डिस्कस करने का मतलब इनके साथ साथ जुड़े हुए फैक्ट जो पीछे के क्वेश्चन हैं उनको भी रिवाइज करा देंगे आपको। जैसे भारत के राष्ट्रपति इस वक्त कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और अगर आपसे पूछ ले भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर आप पता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, अनुच्छेद 52 बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 53 में यानी अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट।
तो जितने भी देश के कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम में किए जाएंगे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इनको ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 14 नंबर के हैं, क्योंकि ये नंबर नाम कॉमन है लेकिन नंबर में कन्फ्यूजन पैदा करने को दे सकता है क्वेश्चन वो। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति ये हो गए प्रेसिडेंट, और भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति, ये है एम वेंकैया नायडू। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर हम बात करें कौन सा आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में बताया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में, तो आर्टिकल 63 बात करता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 में क्या बताया गया है कि जो वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट पद यहाँ पर क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या इनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं। ये आपको मालूम है, लेकिन कौन से नंबर के हैं अभी, तो ये हैं 47th, भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े। अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे तो आंसर क्या होगा, H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, या सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब आपसे पूछता है आर्टिकल के बारे में, कौन से आर्टिकल में लिखा है भारत का चीफ जस्टिस होगा और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल 124 है, ये आपने पढ़ रखा है। देखिए रिवीजन होते चल रहा है आपका करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन का। ठीक है, तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में बोला गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और एक सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और साथ में 7 अदर जजेस होंगे। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, 7 अन्य जज होंगे। 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं जब तक कानून के द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है, और ये संख्या बार बार निर्धारित हुई है। अगर आपसे स्टैटिक में पूछ ले, शुरुआत में भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी हुआ करती थी, बिल्कुल शुरुआत में टोटल 8 थे, एक चीफ जस्टिस था और 7 अन्य थे। अगर वर्तमान स्थिति को पूछे, वर्तमान स्थिति में 2019 तक साल 2019 तक वर्तमान में कितने हुआ करते थे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था, और यहाँ पर 30 अदर जजेस हुआ करते थे। ठीक है, 30 अदर जजेस, ये आपने पढ़ा है, टोटल 31 जज हुआ करते थे यहाँ पर। लेकिन वर्तमान में जो है एक विधेयक आया था सर्वोच्च न्यायालय 2019, इस विधेयक में जो है 4 नए न्यायाधीशों की वृद्धि की गई थी। तो 4 नए न्यायाधीशों की जब यहाँ वृद्धि हुई तो टोटल यहाँ पर जो टोटल नंबर आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ जजेस वर्तमान में कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में 34 जजेस हैं। इसमें किसको शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, याद रखेंगे। अगला पद देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यायवादी कौन हैं, भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। अब नेक्स्ट पद देखिए, अगले पद की तरफ चलते हैं। अब चलिए यहाँ बात कर रहे हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की या भारत के महान्यायवादी की। आर्टिकल भी जरूर याद रखेंगे। आर्टिकल 76 बात करता है किसके बारे में, भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होगा या भारत सरकार का वकील, एक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 जो कि अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। अगर आपसे पूछे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये थे MC सीतलवाड़ जो है ये प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए भारत के, या AGI हुए। अब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल विपिन रावत हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में तुषार मेहता हैं। राज्यसभा के सभापति, बात करेंगे राज्यसभा के सभापति, तो ये कौन है, ये M वेंकैया नायडू हैं, यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, M वेंकैया नायडू। यही इन्हीं को क्या कहते हैं हम, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो जनरल हैं चीज़ें वो कम पूछी जाती हैं, जो आपकी नज़र से बची रहती हैं, जिनको आप अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं
वो ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। तो हरिवंश नारायण सिंह जो हैं ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है, ये वाइस चेयरमैन हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष आप जानते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला हैं। अगर आपसे पूछे, ये तो अभी वर्तमान के हैं, अगर आपसे पूछे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, इनका नाम आप जानते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं, अगला पद देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त, इसमें जो है ये क्या है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये इलेक्शन कमिश्नर है। तो दो इलेक्शन कमिश्नर है अभी, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये तीनों पद। और अगला देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 148 में आता है और ये हैं राजीव महर्षि। वर्तमान में राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। अगले पद की तरफ, अगले इंपॉर्टेंट पद हैं हमारी सेनाओं को लेकर। भारत की 3 प्रमुख सेनाएं हैं, जिसमें वायुसेना है यानी एयरफोर्स है। एयरफोर्स में जो सबसे ऊंचा पद होता है अधिकारियों में, या इसके अध्यक्ष ये कहलाते हैं क्या? देखिए, इनको बोलते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ या CAS। ये अभी फिलहाल में कौन है? इनको हम कहते हैं क्या? एयर चीफ मार्शल हैं। ये कौन है? ये राकेश कुमार सिंह, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब वायुसेना अध्यक्ष के बारे में ये हो गया। ये वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको याद रखिए, 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है और साल 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। तो 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस या फिर एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगली है नौसेना अध्यक्ष या नौसेना, इसको बोलते हैं हम, देखिए ये है इंडियन नेवी, ये है भारत की इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी में जो सबसे ऊंचा पद होता है इसको बोलते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में ये कौन है? एडमिरल सबसे ऊंची रैंक इसमें है किसकी? करमवीर सिंह की। करमवीर सिंह जो है एडमिरल हैं, किसके? नौसेना अध्यक्ष हैं। ये मार्क कर लीजिएगा इन तीनों को ही। अब एक क्वेश्चन बनता है कि नौसेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, नौसेना दिवस या नेवी डे, मार्क कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है और ये पूछता ही है इनमें से कोई ना कभी। अगला है थल सेना अध्यक्ष यानी इंडियन आर्मी के जो अध्यक्ष हैं वो बताने हैं। तो ये हैं, देखिए जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं ये थल सेना के यानी इंडियन आर्मी के जनरल हैं या हेड हैं, सेना के अध्यक्ष हैं। अब इन तीनों सेनाओं का जो कमांडर इन चीफ होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? वो होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता। और इन तीनों सेनाओं के अपने अपने ये अध्यक्ष हैं। अब देखिए यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। और एक क्वेश्चन और बनता है कि थल सेना दिवस कब होता है? थल सेना दिवस होता है 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। तो इतनी स्टैटिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब अगला जो पद है आपके सामने, देखिए जो ये प्रमुख मंत्रालय और उनके सचिव जो है ना, इनमें से एक सवाल बनता है आपको। यहाँ पर कैबिनेट सचिव कौन है? अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा हैं। और विदेश सचिव जो हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। ये डायरेक्टली नाम आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक कर जाएं। और यहाँ पर देखिए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे, अलग से भी करवाया जा चुका है इनको। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए अजीत डोभाल जी को, इनके नाम पर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है भारत के? यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के अजीत डोभाल जी हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ये कौन है? डॉक्टर के विजय राघवन। और रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट पर देखिए बस आप सुनते चलिएगा इन वीडियोस को। जो भी स्टूडेंट अभी यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे हैं 19-20 मिनट तक की, अब वीडियो की लेंथ भी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ वीडियोस भी बढ़ा रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मिस मत कीजिएगा। आप
अगर पीडीएफ से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, तो आप उनको रिवाइज नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। यहाँ हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, सुन करके चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। एक बार सुन लेंगे, फिर आप खुद से रिसाइट करिए, खुद से बोलिए कि इस पद पर कौन व्यक्ति है। खुद से याद करने की ऐसे कोशिश कीजिए दिमाग में ही। अब जैसे हम नीति आयोग है, नीति आयोग या कोई भी अभी हमने पद पढ़ा है, उसकी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, वैसे ही यहाँ से आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो एक साथ आपके कई सारे सवाल यहाँ तैयार होते जाएंगे। देखिए, नीति आयोग की बात करेंगे हम। नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म आप जानते हैं, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है ये। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब नीति आयोग को पूछता है कि किस संस्था के स्थान पर बनाया गया था? भारत में पहले योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, जो भारत के लिए पहले पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स तैयार किया करती थी। 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो ये किसने इसको हटाया था? नीति आयोग ने किसको हटाया था? योजना आयोग की जगह पर ये स्थापना की गई थी किसकी? नीति आयोग की। नीति आयोग की, नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का होता है, एक होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं या चेयरपर्सन जो होते हैं इस आयोग के, नीति आयोग की बात चल रही है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, जो भी उस वक्त रहेंगे। और यहाँ पर एक होते हैं उपाध्यक्ष, ठीक है, एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और उपाध्यक्ष कौन है? फिलहाल वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पद है इसमें, इसे हम पद को बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO। ये CEO कौन है इसके नीति आयोग के? ये अमिताभ कांत हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी नीति आयोग के 2 हब हैं, इन हब का भी नाम याद रखेंगे, किससे संबंधित हैं ये। एक हब है, हम बोलते हैं इसको टीम इंडिया हब, इसको बोलते हैं हम टीम इंडिया हब। और एक और हब है, दूसरे हब का नाम है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये दोनों को याद रखेंगे। ये किसके हब हैं? ये नीति आयोग के ही हब हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखने हैं आपके। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो मानव के अधिकार हैं उनको संरक्षण देता है ये। यानी मानव के अधिकारों का किसी भी देश में अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए सबसे ऊपर बॉडी उस देश में ये होती है NHRC। तो भारत के लिए सर्वोच्च बॉडी है ये, जो यहाँ के मानव अधिकारों के लिए लड़ती है, जिसे NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हम कहते हैं। और अपने अपने राज्यों के अलग स्टेट के भी मानव अधिकार आयोग होते हैं, ये सेंट्रल बॉडी है। अब ये बनाया किस एक्ट के थ्रू गया? आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था साल 1993 में, 1993 में। और इस अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को NHRC बना दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? साल 1993 में आया था, जिसके तहत भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया था। अब NHRC का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? याद रखिएगा, नई दिल्ली या सिंपली दिल्ली भी ऑप्शन में हो सकता है। 12 अक्टूबर 2018 को इस आयोग ने अपने 25 वर्ष पूरे किए थे, ठीक है, याद रखेंगे, इसने 25 वर्ष पूरे किए थे। कब? 2018 में। अब ये जो है आयोग बनाने का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें कहाँ से आई देश के अंदर? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र का जो ऑर्गन है मेन, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन हुआ था, एक घोषणा हुई थी जिसका नाम था मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसकी घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और इसी की याद में या इसी की वर्षगांठ में प्रत्येक वर्ष
10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डे भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक होता है यहाँ पर, एक होता है इसका अध्यक्ष, एक होता है इसका अध्यक्ष और 7 होते हैं इसके अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष होता है, 7 अन्य सदस्य होते हैं एनएचआरसी के, और एनएचआरसी के जो अध्यक्ष और जो उसके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष से पहले अगर उनकी उम्र 70 वर्ष पूरी हो जाए, 70 ईयर्स, तो भी उनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का या 70 वर्ष तक एज तक का। वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, ये है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे भारत के जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके प्रथम चेयरपर्सन कौन थे, तो इनका आंसर भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन थे रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र जो हैं ये पहले एनएचआरसी के अध्यक्ष हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखिए। यहाँ पर अगला आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है या दिल्ली कहेंगे, और यहाँ पर इसके चेयरमैन कौन है, रामशंकर कठेरिया। मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ज़रूर, या तो ये या ये एक ज़रूर मिलता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखें, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। इस आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन हैं फिलहाल में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को हम कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, या फिर बोलते हैं एनएमसी के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर सुरेश चंद्र वर्मा। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों को याद रखिएगा, नंद कुमार साई। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अनुसूचित जाति भी, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष दोनों ही। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम बदल दिया गया है। नाम बदलने के लिए 123वां संविधान संशोधन आया था विधेयक। अब इसमें जो है 123वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग याद रखेंगे, ये किसका है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष होने सैयद गयूर हसन रिजवी हैं। 15वां जो वित्त आयोग कौन सा चल रहा है, 15वां 15th, इसके कौन है, NK सिंह हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए 14th, इसके भी याद रख लेंगे आप, 14वें वित्त आयोग के YV रेड्डी। और 21वां विधि आयोग भी याद रखना है आपको। और इसके जो लॉ कमीशन है, 21वां लॉ कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है, ये BS चौहान थे। ये एक्चुअली ये ख़त्म हो गया साल 2018 तक ही, ठीक है। ये वाला जो 21वां विधि आयोग था इसका गठन जो है या इसका कार्यकाल 2018 तक था, ये समाप्त हो गया, और अब 22वां विधि आयोग को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पिछली बार पूछा गया था, सुपर टेट में भी पूछा गया था, रेखा शर्मा जी हैं, इसको भी मार्क कर लीजिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये प्रियांक कानूनगो हैं इसके अध्यक्ष। और UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना है। अगले पदों की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगले पदों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको बोलते हैं CVC या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बोलेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो CIC कौन है, विमल जुल्का, इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे के सारे पद लगभग हमने देख लिए हैं। और रही बात मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री में कौन क्या है अभी उसका PDF हम आपको अलग से दे देंगे।
उनके पद और नामों को एज इट इज नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ आपको एडिशनल फैक्ट भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनको भी आप याद रख सकते हैं, जो सीबीआई हैं, सीबीआई के निदेशक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो हैं ऋषि कुमार शुक्ला हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की जो सर्वोच्च खुफिया एजेंसी है रॉ जिसे हम कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल जी हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप आईबी बोलते हैं, अरविंद कुमार इसके निदेशक हैं। सीआरपीएफ आप चाहो तो इनमें से याद रख सकते हो, यहाँ हमें रिपीट करने की या बोलने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। नेक्स्ट देखिए, बट यहाँ पर आप एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अध्यक्ष योगेश चंद्र मोदी हैं, इनको ज़रूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। इसके अध्यक्ष कौन है? ब्रजेंद्र पाल सिंह। मार्क कर लीजिए, पूछ लेता है। अब ये पूछता है कि है कहाँ पर? भारत FTII है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? ये पुणे में है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है CBFC, ये इसके अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल डायरेक्ट, ये देखिए इसके केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड इसके कौन हैं? ये प्रमोद चंद्र मोदी हैं। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एक ज़रूर पूछा जाएगा आपको, एक डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आर माधवन हैं और एयर इंडिया के राजीव बंसल हैं। इसमें से भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड GK कमल वर्धन राय हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और LIC का आपको याद रखना है, LIC के MR कुमार हैं। NTPC के आप याद रख सकते हैं और ONGC के भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए CBIC M अजीत कुमार, मार्क कर लीजिए इनको। सेबी के भी याद रखने हैं आपको। और यहाँ पर भारतीय विशिष्ट पहचान UID पहचान, इसके भी आपको याद रखने हैं, पंकज कुमार CEO हैं। और भारत के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में कौन से हैं? भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, ये वर्तमान में नई नियुक्तियों में ऐड हुए हैं। अब बात करते हैं भारत की वेरियस इंडेक्सेस में रैंकिंग की, या उससे भी पहले बात कर लेते हैं अभी जो देश में हमारे हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, देश के हमारे जो उच्च न्यायालय हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो भारत में अगर आपसे पूछे वर्तमान में कुल कितने न्यायालय हैं, बताइए। ये न्यायालय के ऊपर जो क्वेश्चन है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में भारत के अंदर। और इनमें जो है अभी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनको। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्टों पे स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है। इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने है, इस पर क्वेश्चन कैसे तैयार करना है वो समझिए। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले की गई थी वर्ष 1852 में। इन तीनों हाई कोर्ट्स को एक साथ बनाया गया था 1862 में। ठीक है, अब इनमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट जो हैं, अलग अलग हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य के अंदर हाई कोर्ट होगा। तो बहुत से 2 3 या 4 राज्यों के लिए ऐसे भी हाई कोर्ट हैं जो कंबाइंड हैं या कॉमन हाई कोर्ट हैं, जैसे पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए अगर आपसे पूछोगे कौन सा हाई कोर्ट लगता है, तो इसका आंसर होगा कलकत्ता हाई कोर्ट। ऐसे ही महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन तीनों के लिए कौन सा लगता है? बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, एक तो इन तीनों की स्थापना वर्ष पूछता है जो कि 1862 है, और एक पूछता है कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का सामूहिक रूप से जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, तो कलकत्ता। और इन तीनों के लिए अलग से पूछता है, या ऐसे ही पूछ लेता है बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज आते हैं, तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव आते हैं। अब देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए बनाया गया है। अब यहाँ मार्क कर लीजिए, इसके जो वो हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसके? मद्रास के, कौन न्यायमूर्ति? अमरेश्वर प्रताप। मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन जिनको आपको बताएंगे उनको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना वर्ष इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये यूपी के करंट से भी ऐड होगा, यूपी की स्टैटिक से भी। इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है। दोनों में से कोई सा भी नाम आपको मिलेगा ऑप्शन में, क्लिक कर लेंगे। ठीक है,
और ये कहाँ पर है, देखिए इसके जो वो हैं मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, वो कौन है, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, मार्क कर लीजिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1884 में। बाकी आप बीच में देख लेंगे इनको। अब हम बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पे आ जाइए। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय 1957 में बना था और इसके न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं। अब जो नए, अब बात करेंगे लेटेस्ट की। इन सब में आपको एक तो 3 से 4 वो याद रखने, स्टैटिक पोर्शन जो ऊपर बताए हुए हैं, ठीक है। और एक ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिनके दो से अधिक राज्यों के लिए जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उन पर क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय लगता है, तो ये पूछ सकता है आपसे, जैसे ऊपर हमने भी डिस्कस किया। जम्मू कश्मीर हो चुका है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपको पता है अलग अलग, पहले आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से कुछ जिलों को काट करके तेलंगाना अलग किया गया, एक नया राज्य बनाया गया। तो दोनों के लिए अब जो हाई कोर्ट हैं वो भी अलग अलग हो गए हैं 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 1 जनवरी 2019 से कहाँ पर है, ये अमरावती में है। और इसके न्यायमूर्ति आपको याद रखने हैं, न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। अमरावती में कहाँ है इनका हाई कोर्ट है। अब बात करते हैं केरल उच्च न्यायालय की। ये कहाँ पर है, केरल उच्च न्यायालय, केरल और लक्षद्वीप का ये लगता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करिएगा, दिल्ली के अंदर आप 2 चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट भी है और दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट के जो वो हैं अभी, वो बार बार मुँह से निकल रहा है, ठीक है, न्यायाधीश हैं। तो ये कौन है, धीरू भाई नारायण भाई पटेल, मार्क कर लीजिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, मार्क करिए इसको। ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए हैं, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक। स्थापना वर्ष याद रखना है, न्यायमूर्ति याद रखने हैं, ठीक। जितने आपको बोले हैं एटलीस्ट उतने तो याद रखने हैं। अब जो लेटेस्ट में ऐड हुए हैं वो तेलंगाना के लिए, जो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो हैदराबाद ही लगेगा और इसके न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। ये इतने तो आपको याद रखने हैं, बाकी लिस्ट आपके सामने है, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, अपने पास रखिएगा या नोट करिएगा इनको इन PDF के थ्रू, चाहे प्रिंट आउट लीजिएगा, लेकिन इनको आपको एज इट इज़ फॉलो करने हैं। अगले एग्जाम्स में भी ये काम आएंगे। अगर अगले एग्जाम्स, जब इसके बाद में कोई एग्जाम होगा तो यहीं पर अपडेट कर दीजिएगा जो भी चेंजेस होते हैं अपने PDF पर, या फिर जो हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, लेकिन बाकी स्टैटिक पोर्शन तो वही रहेंगे। नेक्स्ट एक नज़र डाल लेते हैं अब भारत की वेरियस इंडेक्सेस में रैंकिंग क्या है। हालांकि हम कर चुके हैं इसको क्वेश्चन के रूप में भी कर चुके हैं, स्टैटिक के रूप में भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रैंकिंग दिखा देते हैं आपको ताकि आसान हो जाए या रिवीजन हो जाए। अगला है, पहला है आज का सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें जो 2020 में सूचकांक आ चुके हैं वो, और जो 2020 में नहीं आए लेकिन वो 19 में आ चुके थे दिसंबर के आसपास, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, उनको भी शामिल किया है। इसको बोलते हैं करप्शन, इसको बोलते हैं हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है, एक तो जारी संस्था का नाम पूछता है, तो इसको संस्था जारी करती है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू इसको जारी किया जाता है, इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को, जिसमें भारत को जो रैंकिंग मिली है वो 80वीं रैंकिंग है। याद रखिएगा 80वां स्थान मिला भारत को। और इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों पहली ही पोजीशन पर हैं, दोनों टॉप पोजीशन पर हैं। अगला देखेंगे, पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, ये पहला ही सूचकांक है। तो इसमें जो है इसको बोलेंगे ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। ग्लोबल सोशलिटी, इसको याद रखिएगा, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वो डेनमार्क है और भारत को इसमें मिला है 76वां स्थान, 76। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2020, इसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, अगर आपसे पूछे ये वाला पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक ये पहला हुआ है, तो इससे ये पूछ सकता है किस संस्था के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। अगला है लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था है वो है EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक 51st है, 51वीं रैंक है, जिसमें पहली पोजीशन मिली है
नॉर्वे को, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब नेक्स्ट देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज, इसको याद रखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI, CCPI यहाँ पर आएगी नीचे। इसमें स्वीडन को जो है पहला स्थान मिला है, लेकिन भारत की इसमें रैंकिंग 9th पोजीशन पर है। अब इसको पूछ सकता है कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसे हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन है। एक तो है जर्मन वॉच, दूसरी इसी के साथ में है न्यूक्लेमाइट इंस्टीट्यूट, तीसरी है क्लाइमेट देखिए पहली जर्मन वॉच है, दूसरी है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, तीसरी है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तीनों संस्थाएं जारी करती हैं किसको, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को, जिसमें भारत को 9वीं रैंकिंग हासिल हुई है। अगली है देखिए, एक्चुअली इसको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, 4 श्रेणियों के आधार पर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन उस देश में देखा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग कितना है, और जलवायु देखी जाती है वहाँ की। अब नेक्स्ट देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसको बोलेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या रिपोर्ट 2020। इसमें भारत को क्या रैंकिंग मिली है, 112वां स्थान है इसमें भारत का, और पहली रैंकिंग मिली है इसमें आइसलैंड को। तो वर्तमान में पहली और लेटेस्ट पहली रैंकिंग पूछता है, और इसमें भारत की रैंकिंग पूछता है। तो ये वाली भारत की चल रही है और ये टॉप कंट्रीज़ की। अगला है डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, इसमें न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है, 63 पोजीशन भारत का है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको आप HDI बोलते हैं। भारत के अमर्त्य सेन और जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, उनके द्वारा तैयार किया गया था ये इंडेक्स, लेकिन महबूबुल हक का नाम आता है ऑप्शंस में आपको, तो याद रखेंगे HDI किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, महबूबुल हक। इसमें नॉर्वे टॉप पर था, और भारत की रैंकिंग इसमें 2019 में 129वीं रैंक थी। नेक्स्ट अगला देखिए लेगाटम समृद्धि सूचकांक, ये एक्चुअली आपको सब याद आ रहे होंगे क्योंकि करवाए जा चुके हैं। लेगाटम समृद्धि सूचकांक, इसमें जो है भारत को 101वां स्थान मिला है, डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक वीमन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें जो कौन सा नॉर्वे को पहला पोजीशन, भारत की इसमें 133वीं पोजीशन मिली है। अब है अगला है IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में 59वीं पोजीशन मिली है भारत को। नेक्स्ट देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं GTI में आप जानते हैं मोस्ट इफेक्ट टेररिज्म से, आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है अफगानिस्तान, भारत 7वें नंबर पर आता है आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित होने में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में USA टॉप पर है, 82वीं भारत को है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 68वीं रैंक भारत को मिली है, और सिंगापुर टॉप पर है। कुछ और रैंकिंग्स भी हैं जिसमें IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, देखिए कुछ कुछ नाम हल्के से चेंजेस हैं, उन पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भारत ने 33वीं रैंक मिली है इसमें। अब अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब इसमें देखिए, चलिए बात कर रहे थे हम किसकी, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इंग्लिश में इसको आप कहते हैं, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI, एनर्जी, या इसको बोलिए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स या वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। एक्चुअली ये सूचकांक क्यों आती है, देखिए इसमें जो है ये सूचकांक जो है सारे देशों को मिला करके लगभग, इसमें जो है ये सूचकांक ऊर्जा के क्षेत्र में नेट शून्य उत्सर्जन, यानी नेट ज़ीरो एमिशन, इसको आप याद रखिएगा, नेट ज़ीरो एमिशन या नेट ज़ीरो उत्सर्जन, इसका ये टैगलाइन है, इसके पीछे ये चलती है। इस नेट शून्य उत्सर्जन उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें मानव द्वारा जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनको वायुमंडल से हटाकर बैलेंस कर दिया जाए, संतुलित कर दिया जाए वहाँ से हटाकर, ठीक है। तो इसमें स्वीडन को नंबर 1 पोजीशन मिली है, हमारे भारत को इसमें 74th पोजीशन मिली है, ये भी याद रखने वाली बात है। इसमें चीन को 78 पोजीशन है चाइना की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें वैश्विक शांति सूचकांक, ये है वर्ल्ड पीस इंडेक्स
या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत को इसमें 141वां स्थान मिला था और आइसलैंड ने इसमें टॉप किया था। एशिया पावर इंडेक्स 2019 में अमेरिका प्रथम पर है, भारत 4th पोजीशन पर है। विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नॉर्वे ने पहला 142वीं पोजीशन भारत को मिली है इसमें। अब अगले देखिए, ये रैंकिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 फिनलैंड में टॉप किया है, 144 में भारत की रैंकिंग है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक या इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें हांगकांग टॉप पर था, भारत 129 पे। इसको याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत को 36वां, अमेरिका को पहला स्थान मिला। और अगला है, ये भी याद रख सकते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये रहा एक और, देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 है, इसमें 102वां स्थान भारत को मिला है, बेलारूस को प्रथम मिला है। पर्यावरण निष्पादन इंडेक्स, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल, ये देखिए परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको ईपीआई भी बोलते हैं, इसको भारत में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये ईपीआई, ये 2018 है। 2018 में तो भारत की रैंकिंग 177 ही थी। अगर आपसे पूछे 2020 में इसकी भारत की क्या रैंकिंग है, तो 2020 में भारत की रैंकिंग इसमें 168 है, 168 रैंकिंग है ईपीआई इंडेक्स में या इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो एक वैश्विक भूखमरी वाला भी याद रखना है। समावेशी विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 62 थी। तो ये सारे सूचकांक, ये सारे पद आपको याद रखने हैं। अगले वीडियो में हम एक वीडियो करेंगे अब, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपसे इम्पॉर्टेंट डेज। हालांकि एक बार कवर कर चुके हैं, फिर से रिवाइज करवाएंगे आपके इम्पॉर्टेंट डेज, उसके साथ में अवार्ड्स भी आपके कवर करवाएंगे फिर से, ठीक है। अवार्ड्स सारे 2019-2018 के इंपॉर्टेंट डेज, उनके थीम्स, ये सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। अब देखते हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। कोई भी वीडियो आप मिस मत करिएगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए अब आने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन हो सके। यहाँ पर आपके सामने डेटा रहेगा, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच।